प्लीज प्लीज जब अंकिता भंडारी बेटी उत्तराखंड की उसके हत्या पे 302 लग सकती है तो पूजा नेगी भी उत्तराखंड की बेटी है, पूजा नेगी भी हमारे पहाड़ की बेटी है, तो पूजा नेगी के हत्यारे पर भी 302 लगनी चाहिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर बहन बेटी की आवाज भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए उठाई जाती है, ना कि इंसाफ दिलाने के लिए। जो पूरे प्रदेश के लोग जिस प्रकार से अंकिता बहन के लिए एकजुट थे, वो पूजा नेगी के लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। इसके जितने भी साथियाँ उपस्थित हैं, आपका सादर धन्यवाद कि एक पहाड़ की बेटी हमारी बहन पूजा नेगी, जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी बॉडी जो है ऋषिकेश बैराज के अंदर मिली थी। अभी कुछ समय पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये पूजा नेगी के भाई हैं संतोष जी, ये पूजा नेगी की मम्मी हैं। ये उत्तरकाशी से दूर दराज परिवार से आते हैं, दुर्गम क्षेत्र से आते हैं। तो एक हमारी बहन की आवाज़ जो इस उत्तराखंड के बेटी है पूजा नेगी, जिसकी हत्या कर अवतार सिंह बिष्ट नाम के व्यक्ति ने ऋषिकेश बैराज के अंदर डाल दी थी। अभी 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले इस परिवार की आवाज़ हमें पता लगी कि हमारी कोई बहन है पूजा नेगी, जिसकी इस प्रकार से हत्या हुई है। हमने इस परिवार से संपर्क करा, तत्काल आईजी गढ़वाल से मुलाकात करी और इसकी जांच नरेंद्रनगर थाना जो सीओ है भंडारी जी, उनको दी गई। सीओ साहब ने तत्काल जांच करी और इनकी माताजी का और पिताजी का डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए टेस्ट होने के बाद अभी 18 नवंबर को उस हत्यारे की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। जिस प्रकार से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, उसका बलात्कार हुआ था और उसकी बॉडी मिली थी, तो पुलिस ने 302 लगा के उस आरोपी को जेल भेजने का काम करा है। तो क्या पूजा नेगी उत्तराखंड की बेटी नहीं है? क्या पूजा नेगी उत्तराखंड की पहाड़ी की बेटी नहीं है? क्यों पूजा नेगी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? क्यों सिर्फ 306 लगाकर क्यों सिर्फ 306 लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है? जब एक बहन की हत्या हुई है, परिवार का साफ साफ आरोप है कि अवतार सिंह बिष्ट उस लड़की को लेके गया। प्लीज प्लीज डेढ़ साल से उनका परिवार परेशान था इस बात को लेके कि हमारी बहन पूजा नेगी कहाँ गई। वह उस अवतार सिंह बिष्ट जो लड़का उसे लेके गया था, तो लगातार पुलिस ने, कोई बिष्ट है गलेंडर सिंह बिष्ट नाम के जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने इस बात की पुष्टि तो करी है, दिलमोहन बिष्ट नाम के व्यक्ति ने इस बात की पुष्टि करी है कि वो लड़की आज ऋषिकेश के अंदर है, आज चंडीगढ़ के अंदर है, आज उस लड़की यहाँ मौजूद है। तो क्यों उस व्यक्ति ने उसकी कार्रवाई नहीं करी? क्यों उस व्यक्ति को जब लोकेशन पता लग गई थी चंडीगढ़ के अंदर वो मौजूद है, क्यों उसे जो है पकड़ के नहीं लाया गया? अगर वो पकड़ के लाया तो आज बहन की हत्या ना होती। उसके साथ जो गलत चीज़ें वहाँ पे संभावना जो परिवार में व्यक्त कर रहे हैं कि उसके साथ गलत काम हुए, क्यों वो सब चीज़ें हुई हैं। चलिए, जैसे जैसे करके इस परिवार के साथ हम खड़े हुए, परिवार वालों को हमने देहरादून बुलाया, आईजी गढ़वाल साहब से मुलाकात करी, सीओ ने जांच करवाई। तो अब जब 18 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी होती है, तो क्यों उस पर 302 धारा नहीं लगाई गई? जब अंकिता भंडारी बेटी उत्तराखंड की, उसके हत्यारे पे 302 लग सकती है, तो पूजा नेगी भी उत्तराखंड की बेटी है, पूजा नेगी भी हमारे पहाड़ की बेटी है, तो पूजा नेगी के हत्यारे पर भी 302 लगनी चाहिए। यह परिवार वालों का एक निवेदन है हमारी सरकार से। धामी जी को तत्काल इस परिवार का संज्ञान लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, एक गरीब परिवार जिसपे यहाँ के नेताओं की राजनीति नहीं चमक रही है, उनकी आवाज उठाने वाला इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर बहन बेटी की आवाज भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए उठाई जाती है, ना कि इंसाफ दिलाने के लिए। क्यों पूरे प्रदेश के लोग जिस प्रकार से अंकिता बहन के लिए एकजुट थे, क्यों पूजा नेगी के लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं? क्या वो कारण रहे हैं? क्या वो
प्रेशराइज राजनीति रही है कि इस बहन की आवाज़ के परिवार की आवाज़ को दबाया जा रहा है। परिवार वाले थाने जाते हैं तो डरा धमका के भगा दिया जाता है कि पुलिस अपना काम कर रही है। मैं आप चैनल के माध्यम से आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहन की आवाज़, जो हमारी पूजा नेगी उत्तराखंड की बहन है, इसकी आवाज़ आप उठाइए और इस बहन को न्याय दिलाने का काम कीजिए। मैं शासन से, प्रशासन से, अपने डीआईजी साहब से और यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से निवेदन करता हूँ इस पीड़ित परिवार की तरफ से कि उस व्यक्ति पर 302 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ना कि आत्महत्या के लिए उकसाने का। इस मामले में आपने पहले भी उठाया था, सीओ नरेंद्र नगर जिनको जांच अधिकारी बनाया गया था, उसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ और मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या गिरफ्तारी हुई है? हाँ बिल्कुल, 18 नवंबर को अभी गिरफ्तारी हुई है उसकी। हमारा आरोप, ये हमारा जो पुलिस से सवाल है, यही सवाल है कि जब जांच हुए हैं, मैं स्वयं नरेंद्रनगर थाने गया था पीड़ित परिवार को लेकर। मैंने सीओ साहब से मुलाकात करी, उन्होंने अपनी पौड़ी थाना की पुलिस को और उत्तर थाना की पुलिस को तत्काल एक कमेटी गठित करके जांच की गई है। डीएनए टेस्ट में ये बात प्रूफ हो चुका है कि जो पूजा नेगी की बॉडी है वो इन्हीं की बेटी है। तो अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उस पर मतलब एक व्यक्ति हमारी बहन को अपने साथ लेके जाए, 4 दिन अपने साथ रखे, ऋषिकेश में, चंडीगढ़ में, अलग अलग जगह रखे, और उसके बाद यह संभावना बनती है कि क्या बोलते हैं उस बहन को वहां पे वो गलत काम करने के लिए नहीं लेके गया था। क्या ये बात हो सकती है कि उसकी हत्या उसने नहीं करी हो? कैसे आपको पुलिस इस बात को कह सकती है? तो निश्चित तौर पर जो पुलिस वालों का, हमारे परिवार, इनका परिवार का आरोप है कि उस व्यक्ति ने 4 दिन क्या बोलते हैं अपने साथ चंडीगढ़ के अंदर रखा है, और क्या पता वह इस प्रकरण में वह खुद इन्वॉल्व था या साथ में उसके और कौन लोग इन्वॉल्व थे, यह भी एक जांच का विषय है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल उठ चुका है। आपने बोला, मैं आपके यहाँ तो उठाना चाहूँ, अगर कोई मंत्री का बेटा हो, कोई क्या बोलते हैं रसूखदार हो, कोई क्या बोलते हैं हाईली प्रोफाइल आदमी हो, तो उसके लिए तो पूरा उत्तराखंड हो जाता है कि ठीक है, इसे गिरफ्तार करो, इसे जेल भेजो, ये फलाना है, ढिकड़ा है, ये फलाने का बेटा है। तो क्या मतलब अपराधी के हौसले इतने बुलंद है कि भाई कोई भी अपराध कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गरीब का परिवार जो उत्तरकाशी के दुर्गम क्षेत्र से आता है, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा, ये बेचारे लड़ रहे हैं। इसका भाई लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहा है, लगातार थाने में जा रहा है, इसकी वीडियो आप उठा के देखिएगा तो लगातार इसे वहां से भगाया जाता है, लगातार इसको वहां पे कहा जाता है कि चलो ठीक है, जो होता है तुम देख लेना, कर लेना। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो समाज सेवी रोशन रतूड़ी जी है, उन्होंने एक अपना लाइव के माध्यम से एक वीडियो डाली, वो वीडियो हम तक पहुंची तो तत्काल हमारी एक बहन है मनीषा वर्मा, जो पत्रकार है ऋषिकेश में, मैंने उससे संपर्क करा। मैंने कहा ये हमारा परिवार है, हमारे उत्तराखंड की बेटी है, पूजा नेगी हमारे पहाड़ी की बेटी है, हमें क्या बोलते हैं नैतिकता के तौर पर इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मैं तत्काल इसके भाई संतोष भंडारी से मैंने संपर्क करा, इससे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या क्या चीज़ें हुई है, तो उसने बताया कि भैया ऐसी चीज़ है। तत्काल मैंने इन्हें बोला कि आप देहरादून आओ और मैं आईजी गढ़वाल से मिलकर इसकी जांच कराऊंगा। पूरा परिवार, आज तो इसकी मम्मी और यार के, इसके पहले इसके पापा, इसके चाचा, पूरा परिवार 10 लोग यहाँ पर आए थे। पिछली बार भी आपने मुझे कवर किया था। उसके बाद आईजी गढ़वाल साहब ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सुरेंद्र को जांच सोची, डीएनए टेस्ट हुआ, इनकी मम्मी का डीएनए टेस्ट हुआ, इनके पापा का डीएनए टेस्ट हुआ। उसके बाद जब डीएनए मैच हुआ, मैं लगातार सीओ नरेंद्रनगर से संपर्क में था, मैंने आईजी जो गढ़वाल है उनके जो प्यारो थे उनसे भी बात करी। मैंने कहा भाई डीएनए टेस्ट आपको पता है कि 6-8 महीने लग जाते हैं डीएनए टेस्ट होने की रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इस बात में धन्यवाद भी देना चाहूंगा आईजी गढ़वाल साहब का। मैं सीओ नरेंद्रनगर का धन्यवाद दूंगा कि जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 6 महीने बाद आती है, उन्होंने हमारे उस पर निवेदन पे उन्हें पर जल्दी मंगवाने का काम करा। आज वो क्या बोलते हैं हत्यारा जो है सलाखों के पीछे है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब अंकिता भंडारी बहन के केस में 302 लग सकती है, सेम उसी प्रकार का केस पूजा नेगी के साथ हुआ है। 4 दिन के अंदर उसकी हत्या हो चुकी है। 4 दिन वो हत्यारा अवतार सिंह बिष्ट हमारी बहन को ऋषिकेश अपने साथ रखता है, उसके बाद चंडीगढ़ अपने साथ लेके जाता है, उसके बाद वापस उसे ऋषिकेश लेके आता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी बहन ने आत्महत्या करी है? पुलिस इस बात को क्यों कह रही है उसने आत्महत्या करी है? निश्चित तौर पर गरीब का कोई नहीं होता। जो गरीब परिवार होता है, आजकल इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य यही है कि हजारों व्यक्तियों के साथ गलत काम होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रोशन रतूड़ी जी का, जिन्होंने इस परिवार की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करी। वो वीडियो हमारे पास पहुंची और हमने तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लिया, और हमें लगा कि एक मानवता के नाते, एक उत्तराखंड के बेटा होने के नाते, कि मुझे अपनी पहाड़ की बेटी पूजा नेगी की मदद करनी चाहिए, इसके परिवार की मदद करनी चाहिए। तो हमने आवाज़ उठाई है। निश्चित तौर पर जो रसूखदार लोग हैं उनकी आवाज़ तो नहीं उठाई जाती है ना। ये बात इस उत्तराखंड प्रदेश का ही नहीं, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि गरीब की आवाज़ हमेशा दबाई जाने का काम क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है। 306 लगाई है भारतीय दंड संहिता, यह है अबेटमेंट टू सुसाइड। अब जब आप एफआईआर लिखते हैं तो एफआईआर के अंतर्गत जिन धाराओं का पंजीकृत पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है उस पर ही विवेचना होती है।
अब विवेचना का दृष्टिकोण अगर हम समझते हैं तो इस दृष्टिकोण में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये बताया है कि जो आरोपी है उसने उकसाया है और जो पीड़िता जिसकी मृत्यु हुई है उसका मृत्यु का कारण उन्होंने बताया कि आत्महत्या है। तो आत्महत्या की विवेचना और मर्डर की विवेचना दोनों में अंतर है। यहाँ विवेचना का दृष्टिकोण जो बदला गया है, कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सहानुभूति दे रहा है, वो मदद कर रहा है आरोपी की। अब इसका कारण अगर हम मुख्यतः जैसा कि योगेंद्र भाई भी अभी कह रहे हैं, कारण अगर हमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है, पीड़ित की मैं बात कह रहा हूं, आर्थिक स्थिति मजबूत है और कहीं पर राजनीतिक लाभ किसी पार्टी को मिल रहा है या कहीं ना कहीं प्रशासन को उससे लाभ मिल रहा है, आर्थिक लाभ। विवेचना के दौरान बहुत सारे आर्थिक लाभ होते हैं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आर्थिक लाभ होते हैं। अब आप यहीं पर अंकिता भंडारी का केस देखिए, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस था, उसमें विवेचना की स्थिति, उसमें आपने जो सुसंगत धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए, उनकी स्थिति और यहाँ की स्थिति से साफ दर्शाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का प्रशासन को कहीं पर लाभ नहीं दिख रहा है। उन्हें सरदर्दी प्रतीत हो रही है कि अगर हम मर्डर की विवेचना करना शुरू करेंगे, और चूंकि जो टाइम पीरियड है वो 1.5 साल तक इनकी, अगर आप यहाँ पर इनकी जो दस्तावेज लेके आए हैं, इसी में गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वर्ष 2024 में इन्होंने लिखवाई थी। वर्ष 2024 चौथा महीना अप्रैल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। उसके बाद से आज 1.5 साल के ऊपर होने को है। अभी आपके समक्ष पीड़िता की माताजी की भी आपने स्थिति देखी कि मानसिक तनाव से ग्रसित है, कितना प्रताड़ित है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी क्या स्थिति रही होगी अगर हम उसकी परिकल्पना करें, उससे ज्यादा संवेदना न्याय ना मिल पाने के कारण आज परिवार की दिन प्रतिदिन इनकी स्थिति ऐसी है कि मरणासन स्थिति है। जो आदमी की वेदना है, एक माँ जो बच्चे को 9 माह गर्भ में रखती है, कहा जाता है सबसे ज्यादा प्रेम माँ को होता अपनी संतान से। आज उस माँ की वेदना देखते हुए भी कहीं पर ना प्रशासन संज्ञान ले रहा है, ना यहाँ पर कहीं पर कोई हमारे पास ऐसी मदद आ रही है कि इनके साथ खड़े हो सके। सर, इसका कारण अगर प्रमुख देखा जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा चौथा पिलर मीडिया भी दोषी है। हम आप जो है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हम आप इस चीज को अपनी जो हमारी जो वास्तविकता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम भी हाईलाइटेड उन चीजों को करते हैं जहां से मीडिया को ऐसा लगता है कि इससे मेरी टीआरपी बढ़ रही है। जो बहुत सी ऐसी मीडिया है जो टीआरपी के पीछे भाग रही है, हकीकत के पीछे नहीं है। आज पूजा नेगी को अगर हम सब ये मान ले उत्तराखंड की ही बेटी है, हमारी बेटी है, और इसको हम उस एंगल से कवर करके अगर हम आगे प्रेषित करें, तो मैं नहीं मानता हूं कि चौथे पिलर में ताकत नहीं है। मीडिया तब जाएगा, लेकिन मीडिया देखिए, समाज की स्थिति ऐसी है कि आज मोबाइल के दौर में स्क्रोलिंग चलती है। अगर मेरे इंटरेस्ट की खबर है, डाटा आपके पास है, 15 सेकंड के ऊपर कोई आदमी देखना पसंद नहीं करता है। अब उसी रिपोर्टिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं कि हमने जो अंकिता भंडारी का केस था, उसे नेशनल मीडिया ने कवर किया। अब जब नेशनल मीडिया कवर किसी चीज को करती है तो उसके लिए जो व्यूअरशिप है, वो उसकी व्यूअरशिप उस प्रकार से आगे बढ़ी। और चूंकि वहां पर आप देखेंगे कि वहां कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल भी था, उस चीज में हाईलाइट हुआ। हाईलाइट चूंकि ये केस नहीं हो पाया, इसलिए इसे जन आंदोलन नहीं बनाया। मतलब बिल्कुल निंदनीय है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हत्या हत्या है, और हत्या एक समाज के अंदर भय उत्पन्न करने वाली चीज, स्थिति पैदा करती है। क्राइम इज नॉट अगेंस्ट अ इंडिविजुअल, इट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड इट शुड बी कंडेम्ड।